नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी देने वाले हैं 3 मार्च को बायोलॉजी का पेपर तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी छात्र बायोलॉजी से पेपर देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टिप्स लेकर के आज के इस क्लास में आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए इस प्यारे सी क्लास को शुरू करते हैं कुछ प्यारी सी लाइनों के साथ। तो कहा गया है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो भाई अब आपको ये सोचने का टाइम नहीं रहा है कि आप लोग कुछ कर सकते हो या नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका कब है, तो 3 मार्च को पेपर है, ठीक है। और अभी डेट क्या चल रही है भाई साहब, तो अभी चल रहा है आपका फरवरी, ठीक है ना। यानी कि फरवरी का हो सकता है आप लोग इस वीडियो को कभी कोई छात्र ऐसा होगा कि कोई 12 फरवरी को, कोई 13 को, कोई 15 को या कोई 20 फरवरी को देख रहा होगा, या तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी देख रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्या क्या चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, हमारे पास एक मॉडल पेपर है, जो कि आपको पता है कि ये मॉडल पेपर मैं कैसे बनाता हूं। आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि जितने भी आपके बुक के जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करके आपको इस प्रकार से मॉडल पेपर के थ्रू आपके सामने लाया जाता है और इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर। तो ये वीडियो आपका कई मायनों में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब ऐसे छात्र जो कि कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें सिर्फ पास होना है, उनके लिए तो भाई एकदम रामबाणी वीडियो है, ठीक है ना। पास होने का तो यार आपको बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। इसके अलावा पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो चीज आपको पता चलेगी, और आपको इस पूरे पेपर को ऐसे में सॉल्व करके बताऊंगा जिससे कि आप लोग देखोगे कि जो छात्र 70 के पूर्णांक में 65 नंबर या 60 नंबर या किसी का 50 प्लस भी आ जाता है तो काफी बड़ी बात होती है। आप खुद समझदार है, 50 इधर आ गया, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, तो 50 30 80, यानी 80 प्लस नंबर अगर आपके किसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो एक आपका सम्मानजनक स्कोर माना जाता है, ऑलरेडी आप समझते हैं। तो बिल्कुल आपको देखना, और चित्र डायग्राम जो भी आपके पेपर में आते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है, पेन पेंसिल से लिखना है नाम उनके या कैसे करना है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को आज के इस नए सेशन के, ठीक है ना साथ। चलिए यहां पर आपके पास एक बोर्ड एग्जाम की देख सकते हो मॉडल पुस्तिका है। मॉडल पुस्तिका को मैंने कई बार बताया है कैसे भरना है, क्या करना है, सारा कुछ आप देख सकते हो। रोल नंबर आपका जो रहेगा, रोल नंबर अंकों में शब्दों में भरा जाता है। फिर आपको विषय आपका जैसे जीव विज्ञान का पेपर है तो आप इसको यहां पर बायोलॉजी को जीव विज्ञान भर दीजिएगा, हिंदी से भरिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। प्रश्न पत्र में मैं आपको कहूंगा फर्स्ट डाल सकते हो, क्योंकि एक ही पेपर होता है 70 नंबर का। अब ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं कि भाई आपको 2 पेपर दिए जाएंगे, सिर्फ एक पेपर दिया जाता है। तो यहां पर आप चाहो तो फर्स्ट डाल देना, या तो आप यहां पर लिख सकते हो केवल। क्या लिख सकते हो मेरे जान, यहां पर आपको लिख देना है केवल, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर सकते हो। बाकी इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे कि आपका 348 GL कोण का ये पेपर है, तो ये कोण आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे यहां पर इसको डालना है, तो इस बॉक्स में ही डालना है, ठीक है। और अगर इसको नहीं डालोगे तो चाहे पूरी कॉपी भर के चले आना, समझ लीजिए कॉपी चेक होने में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मतलब एक जैसे यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो ऐसे पूरे 7 सेट बनेंगे आपके पेपर, है ना। 7 सेट पेपर जिसकी अलग अलग कोण रहेगा, अलग अलग कुछ क्वेश्चन रहेंगे पूरे यूपी बोर्ड के 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर जाता है, और फिर आप लोग जिस कोण से आपकी कॉपी लिखी रहेगी वो कोण यहाँ पर पड़ा रहेगा, तो एग्जामिनर उसी पेपर को उठा करके डायरेक्ट कॉपी चेक करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज आपकी जिम्मेदारी कि इसको डालिए सही से। परीक्षा का दिन जैसे सोमवार मंगलवार जिस दिन भी पेपर है आप लोग वो डालिए, परीक्षा की तिथि डालिए। और पाली, यहां पर मैंने मिस्टेक से 2 पाली डाला है, लेकिन आपका जो बायोलॉजी का पेपर है आपको पता है कि 3 मार्च को है। और किस पाली में भैया, तो यही एक ऐसा इकलौता पेपर है जो कि प्रथम पाली में यानी कि सुबह है, मॉर्निंग टाइम में है। बाकी सारे पेपर आपके कब है, तो इवनिंग टाइम में यानी सेकंड शिफ्ट में है, ये फर्स्ट शिफ्ट में। तो इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अपना टाइम टेबल देख लेना, खुद ही पता चल जाएगा। इतना सारी चीजें आपको भर देना। यहां से आपका टाइम 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये चीज आपको फिर समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहां पर निर्देश है जिसमें कह रहा है कि प्रारंभ का 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहां पर दूसरा निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा निर्देश दोस्तों, यहां पर आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों, यानी कि आपको इसमें डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। डायग्राम आपको यहां पर फिर बनाना पड़ेगा, कीजिए। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख यानी कि सामने दिए रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज।
देखिए ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं टोटल, 4 ऑब्जेक्टिव आते हैं आपकी पूरी बायोलॉजी में। कितने, 4 ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको यहां से स्टार्ट करना है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और कॉपी को थोड़ा सा पलट करके अब शुरू हो जाइए भाई कॉपी को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखना, एकदम आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके से लिख करके आओगे तो एग्जामिनर प्रसन्न होकर के आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे। थोड़ा बहुत अगर आप कुछ कहीं पर गलती भी कर देंगे और अगर ऐसे लिख के आओगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन है, अब ऑब्जेक्टिव में देखो एक चीज मैं क्लियर बता दूं, यहां पर कोई भी ट्रिक नहीं लगता, स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन है। सही करोगे तो सही नंबर और अगर गलत करोगे तो गलत, बस इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक आगे काम करेंगे, उसको भी देखेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो भाई कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है। इसके अलावा देखोगे तो यहां पर आपके नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है वैक्सीन बनाने में भी होता है और इन सभी में होता है। मतलब कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपको यहां पर चौथा वाला विकल्प टिक करके आना है, यानी कि इनमें से सभी पर। ठीक है, पहले ऑप्शन का यहां पर ये सही, क्योंकि आपको ऐसे पहले कॉपी पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर इसका आप उत्तर लिखोगे तो 1 के काम में आपका चौथा विकल्प सही है। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा आभासी फल नहीं है। तो भाई यहां पर सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू और आम, ये आभासी फल नहीं है। ठीक है ना, सेब हो गया आभासी फल है इसे। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 4 सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए, और ऐसे मैं आपको 7 सेट 2024 के जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको भी मैं आपको बना बनाकर आपके सामने ला रहा हूं, सॉल्व भी करा रहा हूं। तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके आपको बने रहना है। बाकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। ये चीजें मैं क्यों आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि इससे आपका पैटर्न क्लियर होगा कि कैसे पैटर्न पर पेपर आएगा। क्योंकि ऐसे भी छात्र हैं हमारे पास जो पूरे साल तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, मतलब कुछ भी नहीं कब पढ़े, मतलब बिल्कुल क्लियर है भाई साहब, वो कुछ भी ही नहीं पढ़े, ऐसे भी छात्र हैं। कोई कहता है कि भाई हमारी मजबूरी थी, कोई कहता है कि हमने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, अब हमारी गलती है तो हम क्या करें, कुछ ऐसा बता दो कि पास हो जाए। तो भैया टेंशन आपको नहीं लेना आप, ठीक है ना, जैसे बता रहे हैं आपको ऐसे ही करके आना है। आराम से, फेल तो बिल्कुल नहीं होगे, पास हो जाओगे। बाकी हाँ, नंबर कम या ज्यादा होना वो थोड़ा सा आपका लक पर डिपेंड करता है। अगर आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया तो अच्छे भी नंबर आएंगे, और नहीं लगाओगे थोड़ा कम भी आ सकते हैं, लेकिन पास हो जाओगे। जैसे डेंगू हड्डी तोड़ बुखार इसको बोलते हैं, इसका वाहक कौन है। तो यहां पर एडीज मच्छर होता है, यहां पर ये सही है। जल परागित पादप का नाम क्या होता है, तो हाइड्रिला होता है, यानी पानी में ये होता है ना, हाइड्रिला। तो इस तरीके से का, खा, गा, घा, इसमें जो भी विकल्प जिसका सही है उसके सामने आपका आंसर लिखा है और सही के टिक लगे हैं। ऐसे कर देना, 4 नंबर यहां पर आप ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहां से स्टार्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला प्रश्न यहां से। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहां पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहां से भी नया प्रश्न स्टार्ट होगा आपको यहां पर नंबरिंग जरूर करनी है, और कैसे करनी है आप खुद देख लो। पेन का यूज कैसे किया गया है, बिल्कुल ऐसे करना है। ब्लैक पेन कहां पर, ब्लू पेन कहां पर, टिक कहां पर करना है, कहां पर अंडरलाइन करना है, सारा कुछ आप लोग देख सकते हो। इसीलिए कहता हूं कि बड़े ही ध्यान पूर्वक देखिएगा सारी चीजों को। चलिए अब यहां से 2 के का नंबर का उत्तर देखिए। इधर क्वेश्चन कह रहा IUD का पूरा नाम बताइए। IUD होता है यहां पर देखिए इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ये होता है आपका IUD का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो बावेरी और सटन ने दिया था। यहां पर इस तरीके से हो जाएगा, खाका वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत बावेरी तथा सटन ने 1902 ईस्वी में प्रस्तुत किया था या दिया था। इसके बाद मेरे दोस्त यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर गा। मेंडल के मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया गया था। देखो पूरे क्वेश्चन ऐसे ही करके आना, पूरा पेपर का मैं पैटर्न है आपको बता रहा हूं, है ना, कि भाई आपको जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भैया कैसे पेपर है, कैसे आएगा, किस प्रकार से करने हैं, क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी पहले से ही। तो हम जाकर के वहां पर डायरेक्ट क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को पूरा पलट के पेपर देख लेंगे और टूट पड़ेंगे, तो वो चीज आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
है। चलिए, मेंडल ने जो मटर के पौधे में प्रयोग करके नियम दिए थे आपको पता ही होगा। प्रभाविता का नियम एक दिया था, फिर एक उन्होंने स्वतंत्र अभ्यूहन का दिया था, एक नियम उन्होंने पृथक्करण का दिया था। 3 नियम दिए थे और इसमें कितने लक्षण की अध्ययन किया था? तो 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। बीज का रंग, आकार, बहुत सारे हनी, फली का रंग, फली का आकार, ऐसे करके 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर आपको कर देना है, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। 3 क्वेश्चन यहां से, ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं, ठीक है। इसके बाद घ नंबर है अनिषेक जनित फल क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां से तो घ नंबर है अनिषेक जनित फल, हेडिंग डालने हैं इस प्रकार से ब्लैक से और फिर लिखना स्टार्ट करना है। कुछ पादपों में फल बिना निषेचन के ही विकसित हो जाते हैं, मतलब कि बिना निषेचन के फल का बनना क्या होता है? अनिषेक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो हो जाते हैं ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए आप लोग केला। केला क्या है? अनिषेक फल है, ठीक है ना। और अनिषेक जनन क्या है? बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंगा नंबर, जो कि क्या है? 21वां पेटेंट है ना। 21वां आपका क्या है? पेटेंट से आप क्या समझते हैं? अंगा नंबर क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन का, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे इसमें अति लघु उत्तरी के अंतर्गत। तो इसमें देखिए 21वां पेटेंट क्या है, इसमें हेडिंग इस प्रकार से पड़ी है, से कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनुवांशिक जीवों या पदार्थों व जैविक संसाधनों का उपयोग इनसे बनने वाले उत्पाद व तकनीकी को पेटेंट कर लेती हैं और इसे जैव एकाधिकार कहते हैं। देखो जितने शब्दों में, और शब्द सीमा का भी ध्यान देना, मतलब कितने शब्दों में कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ये चीजें भी थोड़ा गौर करते जाएगा। मतलब इस वीडियो को आपको हर एक मायने में देखना है, कैसे लिखना है, कैसे हेडिंग डालना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितना लिखने पर कितना नंबर मिलेगा, लघु उत्तरी के कितने शब्द देने हैं, है ना, सारा कुछ। दीर्घ उत्तरी में कितने शब्दों में लिखना, सब कुछ देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहां से आप आ जाओगे लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये सारे प्रश्न रहेंगे 2 नंबर वाले, ठीक है ना, याद रखिएगा 2 नंबर के रहेंगे। इसके बाद अभी आपका लघु उत्तरीय सेकंड टाइप का भी प्रश्न आएगा, जो कि 3 नंबर वाले क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ बस। चलिए 2 नंबर वाले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें तीसरा प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र दिखाइए। क्या दिखाना है भाई? प्रतिरक्षी अणु की केवल संरचना का चित्र। तो मैं इस डायग्राम को यहां पर बनाया नहीं हूं, लेकिन मैं स्क्रीन पर आपको जरूर शो करवा दूंगा, है ना, एडिट करते टाइम। तो इस प्रकार से आप डालोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसमें क्या डालना है? प्रतिरक्षी अणु की संरचना। और यहां पर अपना डायग्राम काहे से बनाना है? पेंसिल से बनाना है, याद रखिएगा। आप लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे भैया डायग्राम को बनाते वक्त? पेंसिल का। और नाम कैसे लिखोगे? तो हिंदी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक डाउट ये भी रहता है काफ़ी सारे लोगों का कि भैया जो डायग्राम है उसको इंग्लिश से लिखेंगे, सॉरी नाम उसको इंग्लिश से लिखेंगे या हिंदी से? तो हिंदी से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है आप लोग, हिंदी से करिए, ठीक है। तो डायग्राम आप लोग यहाँ पर कहीं मैं दिखा दूंगा। चलिए ख नंबर, समयुग्मजता एवं विषमयुग्मजता में अंतर बताइए। अंतर देना है इसमें, चलिएगा ये रहा 3 के ख नंबर। एक तरफ है समयुग्मजी, एक तरफ विषमयुग्मजी। देखिए यहां से समयुग्मजी में है या किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं विषमयुग्मजी, या विषमयुग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते हैं। समयुग्मजी में इनके युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। विषमयुग्मजी इनके एलील असमान होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। विषम मतलब कि एक दूसरे के बराबर ना हो। अब इसमें देखो टी क्या है? कैपिटल बराबर है, तो ये समान हो जाएंगे, यानी समयुग्मजी हैं। अब इसी में देख लो, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तीसरे में देखिए, तीसरा अंतर आपको देना है, या केवल एक प्रकार के युग्म बनाते हैं, और विषमयुग्मजी में एक जीन की वंशागति में 2 प्रकार के युग्म बनते हैं। चलिए अब यहां से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। टिप्पणी का मतलब आप जानती हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना ही करना है। हेडिंग डालोगे पहले इस तरीके से, उत्तर ग नंबर हेडिंग, और इसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, कम शब्दों में आंसर देना है इसका।
उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक परितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा जैसे कि ग्राम, मीटर स्क्वायर, वर्ष। इसके मान का उपयोग विभिन्न परितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, एक है प्राथमिक उत्पादकता और एक है द्वितीयक उत्पादकता। इस तरीके से आपको उत्पादकता के बारे में बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। और अगला प्रश्न यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका घ नंबर। मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए। पृथक्करण नियम, ये आपके पास है पृथक्करण का नियम। देखिएगा यहां से ध्यान से। तो देखिए क्या कहता है पृथक्करण का नियम। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी जिसे बोलते हैं F1 के विषम युग्मजीव पौधों में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी कि F2 में के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, यानी कि अलग अलग हो जाते हैं। अतः यह लक्षण क्या होते हैं, पृथक्करण के नियम के अंतर्गत आते हैं या पृथक्करण का नियम यही कहलाता है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है या कहते हैं। अंग नंबर प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन करिए। प्राकृतिक वर्ण या चयन भी बोलते हैं, चयन भी इसको बोला जाता है। देखिए यहां से अंगा नंबर क्वेश्चन का आंसर। प्राकृतिक वर्ण या चयन जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीवो जातियों के वंशज बच पाते हैं जो योग्यतम होती हैं और इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार यहाँ पर वैज्ञानिक डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा डार्विन का, है ना। तो प्रकृति ऐसे जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक चयन या प्राकृतिक वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद अब यहां से देखो क्वेश्चनों में ध्यान दीजिएगा। आपके ये अंगा नंबर तक के समाप्त तीसरे के सारे क्वेश्चन यहां से देखो मैंने बता दी ना सारे क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप का जो मैंने बताया था 3 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे यहां से, इसमें चौथा प्रश्न आपका स्टार्ट है, इसलिए आपको पहले ऊपर क्या डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना है। पहला प्रश्न है बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए। चलिए बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है इसको अभी जानेंगे। चलिए यहां से देखिएगा का नंबर बैक क्रॉस का डाल देना है। बैक क्रॉस के बारे में F1 संतति संकर संतति तथा P1 पीढ़ी के किसी एक जनक के बीच संकरण को बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। और कारकों की शुद्धता की अपनी कल्पना की पुष्टि के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का जनकीय पीढ़ी पौधे से संकरण किया, इसे विपरीत संकरण कहते हैं। अब यहां पर इसके उदाहरण की बात कर लें तो थोड़ा सा देखिएगा बैक क्रॉस के बारे में, है ना। ऐसे ही आपको पूरा करके आना है और किसी क्वेश्चन का जैसे आंसर नहीं भी आ रहा है तो उससे मिलता जुलता आपको आंसर बना देना है, क्योंकि यहाँ पर टोटल थ्योरी होती है। बायोलॉजी को आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोग न्यूमेरिकल है तो भाई न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत आप लोग उससे रिलेटेड कोई टॉपिक ढूंढ करके अच्छे से याद करके जाना और फिर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग वहाँ पर अगर नहीं आता तब, है ना, और अगर जब आपको आ रहा है तो पहले उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करिएगा। जो क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको आ रहे हैं पहले उनको शुरू में करते जाना है, जो नहीं आए उसको जो है फिर लास्ट में करना है, ताकि मतलब ये रहे कि हाँ आपने शुरुआत में थोड़ा अच्छा किया, लास्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो चलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि लगभग मैं कहूँ तो कई सारे छात्रों से ऐसी गलती होती है ना। तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर उदाहरण बैक क्रॉस का, एक तरफ है शुद्ध लंबे पौधे जैसे कि कैपिटल टी और एक तरफ है शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस हुआ यानी कि इनके बीच क्या है, संकरण हुआ। जब संकरण हुआ तो एक आपका कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और इसी को बैक क्रॉस बोले। तो यहाँ से बैक क्रॉस में जब जाएंगे तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी ये उल्टा क्रॉस हो गया। पहली पीढ़ी में ये मिलता है। इसमें जो आपके प्रभावी लक्षण ही दिखेंगे यानी कि संकर लंबे ही होंगे अगर आप शुद्ध लंबे को और शुद्ध बौने के बीच संकरण कराओगे तब। अब दूसरा टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछा इसी प्रश्न में, यहाँ पर टेस्ट क्रॉस। तो देखिए टेस्ट क्रॉस के बारे में, टेस्ट क्रॉस परीक्षण यानी परीक्षण संकरण जब F1 पीढ़ी के जीवों का अप्रभावी जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ये पहला प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से ये टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया गया। इसका आप यहाँ पर डायग्राम ऐसे बना लेना। यहाँ पर ये हो गया ना ऐसे ऐसे करके। और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में क्या था, यहाँ से आपका ये इस प्रकार का जो एरो है इधर लगा था तो ये शुद्ध लंबा पौधा मिला था। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, यहाँ से मतलब कि शुद्ध बौना मिलेगा, इस प्रकार से होगा। टेस्ट क्रॉस यह जानने के लिए किया जाता है कि प्रभावी जीव समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, इसीलिए करते हैं हम लोग क्या, टेस्ट क्रॉस परीक्षण, ठीक है। चलिए शुक्रजनक नलिका की संरचना का वर्णन।
तो शुक्रजनक नलिका, और यहाँ पर शुक्रजनक नलिका में मैंने आपको बायोलॉजी का एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट डायग्राम कितने हैं और कितने डायग्राम आपको तैयार करना है संपूर्ण बुक से। तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से उन डायग्राम को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक्सप्लेन ऐसे करना देख लीजिए। शुक्रजनक नलिका वृषण का निर्माण अनेक शुक्रजनक नलिकाओं से होता है। शुक्रजनक नलिकाओं के मध्य संयोजी ऊतक में स्थान स्थान पर अंतराली कोशिकाओं के समूह स्थित होते हैं। इन्हें लीडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं। इनसे स्रावित नर हार्मोन्स के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं और प्रत्येक शुक्रजनक नलिका पतली एवं कुंडलित होती है और यह 2 परतों में घिरी रहती है, यानी 2 परतों से क्या होती है, घिरी रहती है। इस प्रकार से शुक्रजनक नलिका के बारे में आपको बताना और एक डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, संक्रामक रोग क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करिए। चलिए संक्रामक रोग क्या होते हैं देख लीजिए। पहले आपको हेडिंग डाला इस तरीके से, है ना। संक्रामक रोग हानिकारक जीवों के कारण होने वाली बीमारी है जो बाहर से शरीर में प्रवेश करते हैं। नजला जुकाम ये उदाहरण है इसके। नजला जुकाम, मलेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस आदि क्या होते हैं, संक्रामक, मतलब कि बाहरी, है ना। संक्रामक रोग ऐसे हानिकारक जीवों के द्वारा जो कि बाहर शरीर में प्रवेश कर जाएं। एक होते हैं असंक्रामक, एक है संक्रामक। ये कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलते हैं ऐसे रोग, है ना। ये बता दोगे। आदि संक्रामक रोग है, जीवाणु, कवक, विषाणु आदि द्वारा ये फैलते हैं। ये हो जाएगा आपका संक्रामक रोग। इसके बाद यहाँ पर है बीज एवं फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बीज का और फल का विकास। चलिए बीज का निर्माण देखिए। बीजांड में निषेचन के पश्चात बहुत से परिवर्तन होते हैं और अंततः बीज का निर्माण होता है। इस परिस्थिति में अध्यावरण सूखकर कवच या बीज चोल निर्मित कर लेता है। अब इसका बाह्य चोल कठोर, इसमें भी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा, है ना। तो इसमें आप लोग को मैंने दिखाया है, मैंने बताया ना कि एक वीडियो मैंने दिया था जो डायग्राम वाला, उसको अगर देख लोगे तो बायोलॉजी के संपूर्ण बुक के आपको डायग्राम फिर नहीं देखने पड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा अध्यावरण सूखकर कवच या बीज चोल निर्मित कर लेता है। अब इसका बाह्य चोल कठोर व अंतःचोल पतला तथा झिल्ली नुमा हो जाता है। भीतरी ऊतकों से नमी भी लुप्त हो जाती है और सभी खाद्य पदार्थों के रूप में संचित हो जाते हैं। पूर्व स्थिति में नाभि का बीजांड द्वार रैपी एवं निभाग रहते हैं। इस प्रकार बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीज का निर्माण का प्रोसेस, है ना। इसके बाद अब यहां से देखो चौथे के जितने भी प्रश्न थे, कितने प्रश्न थे, का था, खा था, गा था और घा, ये 4 आपके यहाँ से 3 नंबर वाले हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे 3 नंबर के और, है ना। फिर आपको अगले प्रश्न अभी 5-5 नंबर वाले भी मिलेंगे। तो देखो 5वें नंबर के अंतर्गत क्वेश्चन आपको दिया है पहला, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख करिए। चलिए जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख यहाँ पर है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। हेडिंग डालना है जैव प्रौद्योगिकी और एक्सप्लेन करते वक्त बताना है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान द्वारा पौधे की नए प्रजातियां तैयार करके पौधों की यहाँ पर डबल हो गया, ठीक है, एक को काट दीजिएगा, पौधों की, इसको भी पोषण क्षमता यानी कि उनको पोषण मिलता है ना, और उत्पादकता में वृद्धि की गई है। कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की विधियां कुछ निम्न प्रकार से हैं, जैसे पहला, अनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से विटामिन ए समृद्ध धान आदि एमिनो अम्ल युक्त मक्का आदि तैयार किए जाते हैं। दूसरा है बीटी कपास की कीट प्रतिरोधी किस्में, बीटी यानी बैसिलस थ्रोएंजेसिस कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन विकसित की गई, है ना। ये एक प्रकार से कीटनाशक औषधि के रूप में भी बीटी कपास पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जान लेना है। तीसरा क्वेश्चन, टमाटर की ऐसी फसलें विकसित की गई जिसकी सेल्फ वैल्यू आदि है। और चौथा है पौधों की खोज अवशोषण क्षमता बढ़ाई गई, अजैविक दबावों को सहन करने की क्षमता का विकास किया गया। ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, मेंडलवाद पर, ठीक है ना, मेंडलवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। चलिए आप यहां से आ जाओगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खामे, मेंडलवाद।
मेंडलवाद क्या है देखिए, तो मेंडल, वैज्ञानिक मेंडल को आप जानते ही होंगे। इन्होंने 3 नियम दिए थे जो कि आपके सामने है, प्रभाविता, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन। तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इनके द्वारा किए गए प्रयोगों तथा दिए गए नियमों को ही मेंडलवाद कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें प्रभाविता नियम है आपका, और इन तीनों नियमों को तैयार कर लेना क्योंकि इनमें से 2 नियम आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने हैं। ठीक है, तो पहला प्रभाविता नियम, इस नियम में जब 2 विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तब संतान F1 पीढ़ी यानी जो पहली पीढ़ी है में केवल एक ही लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण यहाँ पर डबल है ना, कई बार ऐसा हो जाता है तो मैंने काटा नहीं है। आप लोगों को चाहो तो काटना मत, क्योंकि कई बार होता है अगर आप काट दोगे थोड़ा सा कॉपी अच्छी नहीं लगती। ऐसे चाहो तो काट सकते हो एक लाइन से, ऐसा नहीं कि पूरा इस तरीके से पेन लेके भाई भिड़ जाओ उसी को काटने में, तो फिर वो गलत तरीका होता है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। फिर पृथक्करण नियम की बात कर लेते हैं। पृथक्करण नियम क्या होता है देखिए, तो जब समयुग्मजी कारक समयुग्मजी कारक युक्त जनक युग्मक बनाते हैं तब एक ही कारक एक युग्म में जाता है, यानी कि कारक युग्म बनते हैं और समय पृथक बनते समय क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। जब संकर जनक विषम युग्मजी युग्मक बनाते हैं उनके भी कारक पृथक हो जाते हैं और साथ होने पर भी मिश्रित नहीं होते हैं। फिर तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्रॉस वगैरह हमने नहीं किया क्योंकि ये 3 नंबर में है, तो आपको इस प्रकार से कर देना है। ठीक है ना, जब और अगर ये लॉन्ग में आएगा ना तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना, अच्छे से पूरा समझा के डायग्राम वगैरह। तो जब कभी 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले जनकों में स्वतंत्र संकरण कराया जाता है तब युग्मक बनाते समय कारक स्वतंत्र रूप से युग्मक पृथक होते हैं तथा एक दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बाद यहां से क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए, जैसे कि दाद रिंगवर्म, इस पर टिप्पणी पहले देखें। दाद रिंगवर्म, तो दाद एक फंगल संकरण है, फंगल खास खुजली जिसे बोलते हो आप लोग, फंगल संक्रमण है ये, जो त्वचा पर एक अंगूठी जैसा आकार और अन्य लक्षण पैदा करता है, जिससे खुजली होती है ना, शरीर में क्या होता है भाई, गोला टाइप का बन जाता है, आपने देखा होगा, इसको दाद बोलते हैं। तो आकार और अन्य लक्षण पैदा करता है। उपचार शरीर को प्रभावित हिस्से के अनुसार अलग अलग हो सकता है, मतलब अगर हाथ में है तो उसका उपचार अलग, शरीर के किसी अलग अंग में है तो उसका उपचार अलग, अलग अलग तरीके से जैसी जगह पर होगा वैसा उपचार उसका होगा। दाद और रिंगवर्म के बारे में हो जाता है, लेकिन आमतौर पर इसमें भौगिक या सामयिक एंटी फंगल शामिल होते हैं। दाद जिसे डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइट संक्रमण या टीनिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक फंगल त्वचा संक्रमण होता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अमीबता, इस पर टिप्पणी। अमीबता रोग एक एकल कोशिका वाले प्रोटोजोआ परजीवी अमीबा एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। यह रोग बड़ी आंत और कभी कभी लीवर और दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। अमीबता रोग से पीड़ित व्यक्ति में कोई लक्षण ना दिखे या ये लक्षण दिखे, जैसे कि दस्त, कब्ज, पेट में ऐंठन, बुखार आदि, इस प्रकार के ये क्या होते हैं, लक्षण दिखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमीबता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजीवी की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण के साथ करिए। चलिए सहजीविता के बारे में जानिए। सहजीविता की व्याख्या, तो कुछ जीव प्रजातियां साथ साथ ऐसे जीवन यापन करती हैं कि दोनों को एक दूसरे से लाभ हो या इस घटना को सहजीविता कहते हैं, यानी कि साथ साथ रहें और दोनों को लाभ हो जाए तो वहां पर वो होगा सहजीविता के अंतर्गत, है ना, तथा ऐसे जीवों को सहजीवी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लाइकेन ले लीजिए, ये क्या होता है, एक प्रकार का सहजीवी है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ऐसे ही पूरे क्वेश्चनों को इधर के सारे प्रश्न करने हैं। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ से विस्तृत उत्तरीय, और ये प्रश्न आपके रहेंगे 5 मार्क्स के लिए। ठीक है ना, 5 मार्क्स के आपके प्रश्न जो आते हैं। तो 7वां प्रश्न यहाँ पर अथवा लगा है, 8वां प्रश्न इसका स्क्रीनशॉट कर लेना, अथवा यहाँ पर भी लगा है। 9वां प्रश्न ये, इसमें भी आपको ये 3 पॉइंट बताने हैं और यहाँ पर भी आपको एक अथवा लगा है। व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव एवं रोकथाम पर एक टिप्पणी दीजिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो, प्रतिस्पर्धा और परिजीविता की व्याख्या उदाहरण के साथ करिए। फिर खा नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें ये आपके 2 पॉइंट दिए हैं, और एक गा नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी, और एक घा नंबर क्वेश्चन है। इस तरीके से लॉन्ग वाले प्रश्न आपके इधर के सारे दिख रहे होंगे। एक क्वेश्चन प्रतिस्पर्धा देखो क्या होती है।
तो जीवों के बीच स्थान, भोजन, जल, खनिज, लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है तो तब इसे अंतर जातीय स्पर्धा कहते हैं। परजीविता की बात कर लेते हैं। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होती है। परजीविता जैसे कि जू, खटमल, मच्छर आदि ये परजीवी होते हैं और इससे क्या होता है, इनको तो लाभ हो जाता है लेकिन जिसके ऊपर ये रहते हैं उनको क्या होता है, हानि होती है। इस प्रकार से आपको पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करके आना। हर एक प्रश्न आपको मैंने दिखा दिया कैसे करना है, कैसे आपको पूरा डायग्राम वगैरह क्या करना है, सारा कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर ऐसे करके आओगे तो भाई बायोलॉजी में आप लोग पास आराम से हो जाएगा। बाकी नंबर तो आपके बेहतरीन आएंगे। बस थोड़ा सा आपको टिप्स ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ, हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, उनको फॉलो करके आप लोग पूरा पेपर सॉल्व करना। अगर आज का ये क्लास थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो भाई वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि लाइक से पैसा नहीं मिलना, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।